पंछी हो या हेलीकॉप्टर पंखों से उड़ान भरते हैं। पंछी हो या हेलीकॉप्टर पंखों से उड़ान भरते हैं। और जो बच्चे अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं वो कभी एग्जाम से नहीं डरते हैं। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर प्रोजेक्ट रेल के तहत जो तीन मॉडल सेट पेपर जारी किया गया है क्लास 12 का आर्ट्स कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, उनका जो है मॉडल सेट पेपर 1 का इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप का। आज दोस्तों आप सभी के डिमांड पर प्रोजेक्ट रेल के तहत इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों को आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट बनाइए दोस्तों, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए मोटिवेटेड होकर और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकता हूं। दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो है मैंने अपने स्तर से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है सेट बनाकर अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जाके उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको हिंदी कोर, इंग्लिश कोर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है आपको वीडियोस मिल जाएगा, उसको भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था एक केंद्रीय समस्या है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। तो दोस्तों मैंने बताया था अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं होती है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। तो इसमें से कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, यहां पे ऑप्शन नंबर घ, किसके लिए उत्पादन करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस जो होगा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से पूछा गया था कौन एक केंद्रीय समस्या है, तो यहां पे ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। वही सब रिपीटेड क्वेश्चंस जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, मैं करेक्ट आंसर्स बताते जाऊंगा और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 40 में से आपका कितना आंसर आपने सही किया। ईमानदारी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, पूछा गया है दोस्तों। नहीं पूछा गया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो दोस्तों मैंने डिमांड के बारे में बहुत अच्छा से एक सीरीज बना के आप लोगों को बता दिया था, जिन्होंने वो वीडियो देखा है समझ में आ चुका होगा यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, यहां पे पहला दिया गया वस्तु की कीमत, द प्राइस ऑफ द आइटम दिया गया है। दूसरा दिया गया संबंधित वस्तु की कीमत, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। और तीसरा दिया गया है उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और चौथा दिया गया है साधनों की कीमत, ठीक है, फैक्टर प्राइसेस। तो दोस्तों ये सभी जो है लेकिन हमको नहीं पूछा गया है, तो नहीं इनमें से कौन सा होगा, साधनों की कीमत, फैक्टर प्राइस जो है नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन घ ही जो है करेक्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, नहीं वाला फंसाने के लिए, तो उस पर सावधान रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते चलते हैं क्या पूछा गया है। किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान बाजार शक्तियों द्वारा होता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया आप लोगों को, तो फटाक से इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग इंग्लिश में समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है, इन विच इकोनॉमी द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय द मार्केट फोर्सेस, ठीक है। तो पूछा गया इन विच इकोनॉमी द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय द मार्केट फोर्सेस। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, मार्केट का, जब मार्केट फोर्सेस का बात करते हैं दोस्तों तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बात करते हैं, तो यहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ग नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया, उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का कारण क्या है। यहां पे मिस प्रिंट हुआ है, टाइपिंग ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा। कारण पूछा गया, व्हाट इज द रीजन फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इतना अच्छा से मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में आप लोगों को पिछले जो वीडियोस है उस पर बताया हुआ था। तो यहां पे देखते ही बच्चे समझ चुके होंगे कि यहां पे पूछा गया रीजन। तो दोस्तों रीजन क्या होगा, ऑफ कोर्स सही पकड़े आप लोगों ने, तकनीकी विकास, ठीक है। यहां पे आपका तकनीकी विकास जो है करेक्ट हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होगा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं किसी वस्तु के उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पे पूछा गया व्हाट इज द चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी बाय 1 एडिशनल यूनिट कॉल्ड। तो दोस्तों एक अतिरिक्त इकाई, एडिशनल यूनिट का जब भी बात करता है, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो मॉडल सेट 1 था जैक के द्वारा जो ऑफिशियली जारी किया गया है उसमें इतना बारीकी से बताया हुआ था दोस्तों। अगर 1 घंटा आप उस वीडियो को देख लेते हैं, 1 घंटे का वीडियो है, अगर उसको देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं छूटने वाला है। प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा और बार बार उसको रिपीट कीजिएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो वहां पे देख लीजिएगा, जिन्होंने वो वीडियो देखा उनको समझ में आ चुका है कि सर ने ट्रिक बताया था क्या, कि जब भी एक अतिरिक्त का एडिशनल यूनिट का बात करें तो ध्यान रखना है कि वहां पे सीमांत आएगा। क्या आएगा? सीमांत, ठीक है। तो यहां पे सीमांत जो होगा, सीमांत को इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल, और यहां उपभोग बात किया है तो यहां पे उपभोग के लिए क्या आ जाएगा? उपयोगिता। जहां उपभोग होगा वहां उपयोगिता का बात होगा, यूटिलिटी का बात होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है? कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है। इतना अच्छा से मैंने इसको मॉडल सेट 1 में एक्सप्लेन किया है, गुपचुप का बात करके, ठीक है, अलग अलग चीजों का बात करके मैंने अच्छे से एग्जांपल के थ्रू से उसको इतना अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को समझ जाइएगा कि कहां किसका वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहां पूछा गया कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है। तो दोस्तों इसका इंग्लिश में अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो सही पकड़े दोस्तों, जिन्होंने वीडियो को देखा है, 0 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया? उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पूछा गया इन व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में कुछ मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई थी। तो अगर आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लीजिएगा, उसके बाद आप लोग भी पकड़ लीजिएगा आंसर क्या है। उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव। ये क्या सही है? ठीक है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा वाला जो है क्या बोला गया है? उदासीनता वक्र मूल बिंदु के ओर उत्तल होता है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा वाला पूछा गया है, उदासीनता वक्र समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, इंडिफरेंस कर्व इज आल्सो कॉल्ड आइसोसैटिस्फैक्शन कर्व, ये भी सही है। चौथा नंबर पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यहां पे ये वाला चीज गलत है दोस्तों। द टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, ये वाला चीज यहां पे गलत है, और हमको गलत ही खोजने बोला गया था, जो फॉल्स है उसको खोजने बोला गया था इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा इंडिफरेंस कर्व का ये तीनों खासियत को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है। इतना अच्छा से मैंने पूरक और संपूरक वस्तु के बारे में बताया हुआ था, तो इसको देखते ही आप सभी पकड़ चुके होंगे। यहां पे क्या हो जाएगा कि पूछा गया है निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है। तो पूरक वस्तु का संयोग पूछा गया है, तो दोस्तों यहां पे हो जाएगा आपका कार और पेट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो कार एंड पेट्रोल, कार खरीदिएगा तो आपको पेट्रोल भराना ही पड़ेगा, वरना पेट्रोल के बिना पेट्रोल का गाड़ी नहीं चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे ये वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मॉडल सेट 1 में जो प्रोजेक्ट रेल के तहत जारी किया गया था उसमें मैंने बताया हुआ था इसके बारे में, जिन्होंने देखा उनको समझ में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? व्हाट इज द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड, ठीक है। किसी वस्तु के उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग आंसर याद किए होंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से। तो पैमाने का प्रतिफल का संबंध पूछा गया, रिटर्न टू स्केल आर रिलेटेड टू विच पीरियड पूछा गया। तो ये मैंने बताया हुआ था पहले ही आपको, दीर्घकाल। गौ नंबर जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दीर्घकाल दैट मींस दोस्तों लॉन्ग टर्म जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते 11 पे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पूरी जो है यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है। तो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक किया गया तो डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हु इज द ऑथर पूछा गया ऑफ द बुक। तो दोस्तों कौन सा बुक है यहाँ पे सही नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लग रहा था क्या कि वैल्यू एंड कैपिटल शायद लिखने की कोशिश किया जाता है। अगर वैल्यू एंड कैपिटल का बात किया जाता तो वैल्यू एंड कैपिटल वाला जो है हिग्स के द्वारा लिखा गया है। हालांकि अल्फ्रेड मार्शल वाला याद रखे होंगे आप लोग, मार्शल के द्वारा दिया गया परिभाषा क्या था, कौन सा बुक था मार्शल के द्वारा दिया गया? मार्शल के द्वारा दिया गया बुक है आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है आपका धन केंद्रित परिभाषा दिया गया था, जो वेल्थ ऑफ नेशन नामक उन्होंने पुस्तक लिखा था। लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा जो है आप जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो लियोनेल रॉबिन्स का जो बुक का नाम है, पूरा नाम आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैंने शॉर्ट में बताया, आप लोग पूरा बुक का उसका फुल नेम जो है बुक का आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा लिखा गया जो बुक है उसका नाम, ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पूरी जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, किस बुक का बात किया स्पष्ट नहीं है, इसलिए सभी का नाम जो है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, एडम स्मिथ के द्वारा, लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा और हिग्स के द्वारा, ठीक है। इन तीनों का जो है मैंने वीडियो
सेपरेट बनाया हुआ है, अगर दिक्कत होगा आप लोग जाके देख लीजिएगा। हर एक वीडियो 15 से 16 मिनट का वीडियो होगा शायद, तो इसलिए आप लोग उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं आपके एग्जाम में, आप सभी देख सकते हैं। आगे क्या पूछा गया दोस्तों, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, पूछा गया। तो इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे बोला गया है इफ द डिमांड लाइन ऑफ अ कमोडिटी इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट कमोडिटी। तो दोस्तों पहले ही जो है मॉडल सेट पेपर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैरेलल बात किया गया एक्स अक्ष के, किसके दोस्तों, एक्स अक्ष का पैरेलल बात किया गया है। तो दोस्तों यहां पे आप सभी का क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस सिचुएशन में क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है, इनफाइनाइट होगा। यहां पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहां पे ट्रू पूछा गया है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पूछा गया है। तो दोस्तों ट्रू पूछा गया है, ठीक है, तो वो ट्रू लव वाला नहीं है, यहाँ पे ट्रू मतलब सत्य का बात किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका घ नंबर जो होगा, ये फॉर्मूला आप लोग को याद करवाया गया था कि AC इक्वल्स टू AFC प्लस क्या होता है, ABC, ठीक है, एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। ये आंसर आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूला। ये क्वेश्चन जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया सवाल में से है। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं दोस्तों, 13 नंबर पे पूछा गया अल्पकाल, ठीक है, यानी दोस्तों पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में जो है दोस्तों यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही जो है करेक्ट होगा, ठीक है, स्थिर साधन भी होगा और परिवर्तनशील साधन दोनों ही करेक्ट होगा, ए एंड बी बोथ दोनों ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एवरेज रेवेन्यू के बारे में पूछा गया है। एवरेज रेवेन्यू जो है AR प्रदर्शित किया जाता है, तो AR प्रदर्शित किया जाता है, एवरेज रेवेन्यू डिस्प्लेड बोला गया है। तो AR बराबर क्या होता है, TR बाई क्यू होता है, AR बराबर क्या होता है, TR बाई क्यू, यानी टोटल रेवेन्यू बाय टोटल आउटपुट, याद रखिएगा, टोटल रेवेन्यू बाय टोटल आउटपुट। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ भी TR बाई क्यू देखने को मिल रहा है और यहां भी TR डिवाइडेड बाय क्यू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे डेल्टा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डेल्टा, और डेल्टा वाला रूल किसके लिए होता है, यहां AR का बात किया है, तो यानी एवरेज रेवेन्यू का। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मार्जिनल रेवेन्यू, तब क्या होगा, तब होगा दोस्तों डेल्टा TR बाय डेल्टा क्यू, यानी दोस्तों क्या होगा, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा अगर मार्जिनल रेवेन्यू पूछता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू नहीं पूछा गया, हमको पूछा गया है क्या, औसत आगाम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सीमांत आगाम पूछता तब आपका ये वाला करेक्ट होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें पूछा गया है औसत आगाम, तो आपका ये वाला करेक्ट होगा जिसमें डेल्टा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो हड़बड़ा के एग्जाम में गड़बड़ मत कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सही आंसर जानते हुए भी गलत करके आए थे, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिक्स का जब भी एग्जाम दीजिएगा एकदम दिमाग को शांत करना है और समझ बूझ के एग्जाम को देना है, ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए टाइम बहुत ही कम दिया गया, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए, ठीक है। 1-2 दिन बाद ही जब एग्जाम हो रहा है उसके जस्ट 1 दिन बाद ही आप लोग का एग्जाम ले लिया जा रहा है, तो इसलिए जो है इकोनॉमिक्स को साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलिए जो सब्जेक्ट है जिसके साथ, ठीक है। किस बाजार में AR वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर 16 वाला जो क्वेश्चन रिपीटेड है, इन विच मार्केट AR कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होगा वो किस तरह का मार्केट होगा दोस्तों, तो ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होता है दोस्तों, तो ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहां आपको देखने को मिल रहा है, आपको ऑप्शन नंबर क में देखने को मिल रहा है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर चलते दोस्तों, क्या पूछा गया है 17 नंबर में, देख सकते हैं दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता में AR तथा MR के बीच संबंध पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है मॉडल सेट 1 वाला दे दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देख के मेरे बच्चे जो है यहाँ पे समझ चुके होंगे, स्टूडेंट्स जितने भी है वो समझ चुके हैं, AR बराबर क्या होगा, MR होगा। AR बराबर कितना होगा दोस्तों, MR होगा, ठीक है। तो ये जो है बार बार जो है क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, तो ये क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 18 नंबर पे क्या बोला गया, समरूप उत्पाद किस बाजार की विशेषता है, तो समरूप उत्पाद जो है किस बाजार की विशेषता है पूछा गया है, व्हिच मार्केट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय आइडेंटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आइडेंटिकल प्रोडक्ट किस में देखने को मिलता है दोस्तों, केवल पूर्ण प्रतियोगिता में देखने को मिलता है, परफेक्ट कंपटीशन ओनली में जो है ये हमको सिचुएशन देखने को
को मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया, विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है। जैक के द्वारा ऑफिशियल जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें मैंने इसके बारे में समझाया था कि जैसे अगर आपके पास कोई एक ऐसा सामान है जो पूरा आपके अगल बगल में किसी के पास नहीं है, तो आपका मनमानी है कि आप उस चीज को अगला को दूसरा रेट में बेच सकते हैं, तीसरा को अगला रेट में बेच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों किस में पाया जाता है, विभेदीकृत कीमत जो है किस में पाया जाता है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में भी जैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सर्विसेज होती है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि रेलवे में जो है आपका किसके द्वारा, रेलवे में जो है टिकट काटा जाता है, तो टिकट काटा जाता है तो सीनियर सिटीजन के लिए अलग होता है, आपका बच्चों के लिए अलग होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अलग चार्जेस होते हैं, तो एक ही चीज के लिए अलग अलग पैसा चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इसको विभेदीकृत कीमत कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे देखने को मिलता है, ये किस में देखने को मिलता है, आपको याद होगा मोनोपोली मार्केट में देखने को मिलता है, एकाधिकार में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं। क्या पूछा गया है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक जो है उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो एट व्हाट लेवल आउटपुट डज द रेशनल प्रोड्यूस वांट्स टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछा गया है। प्रोपोर्शंस मतलब यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि अलग अलग जो है अनुपात में, परिवर्तनशील अनुपात का नियम आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में जो है इस दो स्टेजेस में देख सकते हैं, जो द्वितीय अवस्था है इसमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर जो होगा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया, जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है। ये सेट 1 में मैंने बताया हुआ था, ऑप्शन देख के आप लोग टिक कर देंगे। जीडीपी इक्वल्स टू एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, जीडीपी इक्वल्स टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया है, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है। वेट इज एन इंटरमीडिएट आइटम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे गेहूं मध्यवर्ती वस्तु जो है और उसके द्वारा क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है। गेहूं के द्वारा चपाती भी बनाते हैं, बिस्कुट भी बनाते हैं और ब्रेड भी बनाते हैं, यानी सभी वस्तुओं को बनाने के लिए हमको किसका मदद लेना पड़ता है, गेहूं। तो गेहूं जो एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे सभी जो है ऑप्शंस के द्वारा जो है ये सभी फाइनल गुड्स बनता है, अंतिम वस्तु बनती है किसके मदद से दोस्तों, गेहूं के मदद से, यानी गेहूं जो है मध्यवर्ती वस्तु का काम कर रही है। ठीक है, इन सभी जो है प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में। तो दोस्तों यहाँ पे इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस क्षेत्र अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, मैंने बार बार इस चीज को आप लोगों को बताया हुआ था कि जब भी नेशनल का बात होगा तो उसमें समग्र का बात होता है, एग्रीगेट का बात होता है। एग्रीगेट किस पे होता है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है दोस्तों, यहाँ पे समष्टि को आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, समष्टि, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र दोस्तों यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जब हम पूरा बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज अ होल का बात करते हैं तो समझ जाइएगा आपका कौन सा होगा, समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि यहाँ नेशनल इनकम का बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया यहाँ पे टाइपिंग पूरा ही जो है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया गया है, लेकिन उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा क्या गया है, आप लोग पढ़े होंगे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। मैंने जो है अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सीरीज चला रहा था उसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ था क्या, कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो नामक पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, हु रोट द बुक ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो दोस्तों आप याद रखे होंगे कौन, जॉन मिनार्ड किन्स। ठीक है, जेएम किन्स के द्वारा ये जो बुक लिखा गया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों ये बुक जो है 1936 में लिखा गया था। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, नीचे कमेंट कीजिएगा कि किसने अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा। ठीक है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो दो शाखा है अर्थशास्त्र की, उसको बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है, नीचे उसका भी नाम कमेंट करके बताइएगा। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है दो अलग अलग इकोनॉमिक्स का ब्रांच में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही एक क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था क्या, कि हु इज नॉन एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के पिता किसे जाना जाता है। ठीक है, नीचे जो दोनों ही आंसर्स करेक्ट करके बताइएगा, जिनका सही होगा लाइक किया जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विधि, दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, निम्नलिखित में से किस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो किस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, यहां इनका लिखने का यही सोच था। तो भावना को समझे थोड़ा सा और आंसर इसका दीजिए। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो यहां पे बोला गया है बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज
द नेशनल इनकम कैलकुलेटेड। ठीक है, तो नेशनल इनकम जो है हम लोग मूल्य वृद्धि विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं। यानी मूल्य वृद्धि विधि मतलब दोस्तों मैंने सेट 1 में बताया था आप लोग को सब्जेक्टिव टाइप में कि वैल्यू एडिशन मेथड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड कहते हैं। दूसरा आय विधि यानी दोस्तों इसी को इनकम मेथड कहते हैं। गौ नंबर दिया गया व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी मेथड है सभी यहाँ पे इसके सभी के द्वारा जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26 पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो दोस्तों सेंट्रल बैंक के बारे में पूछा गया है और इस पर मैंने अलग से एक वीडियो ही बना दिया क्योंकि ये क्वेश्चन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक का डिफरेंस वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और मैंने क्या बताया था, वो वीडियो जो देखेंगे उनका ऑब्जेक्टिव भी सही होगा, शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन में भी सही होगा, लॉन्ग आंसर में भी सही होगा और वेरी शॉर्ट आंसर भी सही होगा। तो उसके लिए जो है सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक पर अलग ही मैंने वीडियो ही बना दिया आप लोग के लिए। तो प्लीज जाके देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखे ही नहीं है। ठीक है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसका आंसर जो देखे वो बिल्कुल समझ चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए मुद्रा निर्गमन करने का कार्य जो है सेंट्रल बैंक का है। किसका है, सेंट्रल बैंक का है। ठीक है, मुद्रा निर्गमन दोस्तों मतलब क्या हो गया, करेंसी इशू करने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बोला गया साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल करने का भी काम किसका है, आपका सेंट्रल बैंक का है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पे जो देख रहे हैं जनता से जमा स्वीकार करना, दोस्तों कभी भी सेंट्रल बैंक आपसे जमा स्वीकार नहीं करती। ये कौन करती है, कॉमर्शियल बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, आपका यूको बैंक हो गया। ये सब क्या है, कॉमर्शियल बैंक, जो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, लेन देन का काम करती है, जरूरतमंदों को लोन देती है और जमाकर्ताओं से जमाएं स्वीकार करती है। ठीक है, तो ये काम सेंट्रल बैंक का नहीं है, ये जो है व्यापारिक बैंक का कार्य है। ठीक है, घ नंबर जो है दोस्तों सरकार का बैंक, जो ऑफ कोर्स दोस्तों ये जो है सरकार का बैंक है, गवर्नमेंट्स बैंक है, कौन, सेंट्रल बैंक। तो दोस्तों ये जो बैंक है कॉमर्शियल बैंक जो है आपका कुछ आपका प्राइवेट भी है और कुछ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पूछा गया कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन हमने देखा ये जो है केंद्रीय बैंक का कार्य है, किसको छोड़ के, जनता से जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक जो है ये सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। ये किसका काम है दोस्तों, ये काम है व्यापारिक बैंक का यानी कॉमर्शियल बैंक का। तो ग नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर दोस्तों टिक कर लीजिएगा, ग नंबर करेक्ट होगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिएगा, बाद में एग्जाम में पछताइएगा नहीं कि सर बोले थे और हमने याद नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है। तो भारत का एक ही केंद्रीय बैंक है, आप सभी जानते हैं, बार बार मैंने बताया, वो क्या है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई है दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके इसका आंसर जल्द से जल्द बताइए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। ये आप लोग जब दोस्तों रेलवे बैंकिंग का एग्जाम दीजिएगा ना, तब ये क्लास 12 और 11 वाला इकोनॉमिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग को ये मदद करेगा आगे भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स यहाँ पे 12th पढ़ लिए उसके बाद ये कुछ नहीं, आपका सभी एग्जाम जो भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं आप लोग अपना भैया दीदी से पूछ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया आरबीआई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्या पूछा गया, निम्न में से सबसे तरल मुद्रा करेंसी कौन सा है। तो तरल मुद्रा के बारे में मैंने बताया था, सबसे तरल मुद्रा कौन होता है दोस्तों, M1 होता है। कौन नंबर जो होगा करेक्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड करेंसी पूछा गया, तो M1 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो भावनाओं की कदर करते हुए हम लोग जो इसका आंसर क्या देंगे, यहाँ पे हम लोग एक रूल पढ़े हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सप्लाई इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यही यहाँ पे लिखना था इनको, तो यहाँ पे MPC प्लस MPS इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 1 के वैल्यू के बराबर होता है, जिससे मैंने मैथ्स बना के भी आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को जरूर देखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है दोस्तों, इतना अच्छा से मैंने इस चीज को बताया था, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग का सब्जेक्टिव में भी पूछा जा रहा है और ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर भी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं साथ साथ हम लोग। ठीक है, एमपीसी दिया रहने से क्या लिखते हैं हम लोग, 1 माइनस MPC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वैल्यूज को जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस
तो एमपीसी का वैल्यू क्या दिया 0.2, ठीक है। तो 0.2 है, यानी 1 रुपये से 0.2 माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा 0.8। पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, ऊपर में कितना जाएगा 10, यानी 10 को डिवाइड देना किससे 8 से, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है, यानी 5 बट्टे कितना निकला 4, 5 बट्टे 4 को जब आप डिवाइड दीजिएगा तो आपका निकलेगा 1.25, कितना निकलेगा 1.25 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप कहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर क जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके, अगर एमपीसी का वैल्यू 0.2 है तो इतना आ रहा है, अगर यहाँ पे एमपीसी का वैल्यू को 0.8 कर दे तो आंसर क्या आएगा, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए, देखते हैं किसका किसका सही होता है। जिसको भी दिक्कत होगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी में जाके आप लोग जो है अपना सॉल्यूशन को सेंड कर सकते हैं, मैं उसके बाद आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का आईडी नीचे में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट अभी है इंस्टाग्राम आईडी में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट ABH, ठीक है। ये इंस्टाग्राम का आईडी है, आप लोग जाके जुड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31, निम्न में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्लास 9 वाला। तो प्रत्यक्ष कर वाला जो है क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी बताया गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने क्या बताया था दोस्तों, कि प्रत्यक्ष कर एक प्रकार का कर है जो व्यक्ति द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है, डायरेक्ट सरकार को भुगतान किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार का जो कर है सीधे सरकार द्वारा लगाया जाता है, इसलिए इससे जो है किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। जैसे आपको अगर इनकम लेवल आपका ज्यादा है, 7 लाख या 7 लाख से अबव इनकम है, तो सरकार आपसे डायरेक्ट जो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है टैक्स के रूप में। कॉर्पोरेशन टैक्स भी डायरेक्ट सरकार आपसे वसूलती है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी सरकार आपसे डायरेक्ट वसूलती है, गिफ्ट टैक्स भी, जो अगर आपको कहीं गिफ्ट में बहुत ज्यादा अमाउंट का लेवल का मिल गया जो सरकार के नजर में है, तो आपको उस वक्त सरकार जो है डायरेक्ट टैक्स काटेगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको पकड़ना है कि कौन सा नहीं है, तो मैंने बता दिया कौन कौन सा है, ठीक है। उपहार कर को क्या कहते हैं, गिफ्ट टैक्स। तो गिफ्ट टैक्स जो है एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है दोस्तों, ठीक है। संपत्ति कर यानी आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है सरकार इस पर डायरेक्ट टैक्स चार्ज करती है, तो ये भी आपका किस पे आ जाएगा, प्रत्यक्ष कर पे आ जाएगा, ठीक है। आयकर यानी इनकम जो टैक्स होता है ये भी एक प्रत्यक्ष कर होता है। और जो इस चैनल में जुड़े हुए हैं इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आगे चल के इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि कॉमर्स और साइंस के भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं और आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जो एसएससी का एग्जाम का तैयारी करके ग्रेजुएशन करने के बाद वो एसएससी जो है सीजीएल क्रैक करके आप जरूर एक अच्छा ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ बनना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप आगे के लिए क्या सोचे हैं, क्या बनना है, ठीक है, नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर मतलब दोस्तों अभी जो है सरकार के द्वारा न्यू लॉन्च किया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सरकार आपसे डायरेक्ट वसूलती नहीं है, किसी संस्था या किसी उपक्रम के माध्यम से ये जो है आपसे वसूला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो है अप्रत्यक्ष कर होता है, जो हमसे वसूला डायरेक्ट वसूला नहीं जाता है, ठीक है, किसी और के माध्यम से या किसी वस्तु के माध्यम से वसूला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वस्तु और सेवा कर। ये जो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। हमको नहीं पूछा गया था यहाँ पे, तो कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो दोस्तों हमने पकड़ लिया कौन सा नहीं है, आपका वस्तु एवं सेवा कर, क्योंकि ये जो है दोस्तों आपका क्या है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 32 नंबर में क्या पूछा गया, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों में अंतर क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जस्ट जो है मैंने कुछ ही दिन पहले कराया था कि इसके अंतर को हम क्या कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट कॉल, तो इसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं दोस्तों, राजस्व घाटा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन हो सकता है आप लोग का एग्जाम में एकदम देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक नया क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला है और इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया सवालों में से है। पेंशन एवं रोजगार भत्ते डैश है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो है हम क्या कहते हैं, पेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, हस्तांतरण आय कहते हैं, ट्रांसफर इनकम कहते हैं। तो दोस्तों ये आखिर ट्रांसफर इनकम होता क्या है, तो याद रखिएगा बिना किसी आर्थिक क्रिया के प्राप्त होने वाली आय को हम हस्तांतरण आय कहते हैं, ठीक है। बिना किसी इकोनॉमिक वर्क का जो है जो प्राप्त होने वाला इनकम होता है या आय होता है उसको हम क्या कहते हैं, हस्तांतरण आय कहते हैं, ठीक है। जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, पेंशन हो गया, ठीक है, ये सब जो है इस पे आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो है ये इनकम है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि ये क्या नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, तो याद रखिएगा ट्रांसफर जो है इनकम को हम लोग
नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये मिलने वाला आय है। ठीक है, तो विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो इनकम होता है उसको ट्रांसफर जो है इनकम कहते हैं, और इससे जो है दोस्तों नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क हो जाएगा हस्तांतरण आय। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक देश में कितना केंद्रीय बैंक होता है? तो दोस्तों पूछा गया हाउ मेनी सेंट्रल बैंक्स आर देयर इन अ कंट्री। तो एक ही होता है। कितना होता है? एक होता है। हमारे देश का केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपसे सवाल पूछा गया था आगे ही क्वेश्चन में कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी भी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, इग्नोर करते हैं, तो याद रखिएगा एक चीज कि कुछ लोग चक्का जाम से डरते हैं, कुछ लोग चक्का जाम से डरते हैं, कुछ लोग नाजाम से डरते हैं, और वह जो लोग साल भर तफरी काटते हैं वही लोग एग्जाम से डरते हैं। वही लोग क्या होता है? एग्जाम से डरते हैं। तो दोस्तों तफरी नहीं काटना है, आपका जिंदगी का सवाल है, यही जो रिजल्ट है आपका आगे का भविष्य तय करेगी। तो दोस्तों जितना समय है उसको समय को सदुपयोग कीजिए, सभी जो है गंदी आदतों को त्याग कीजिए, और कुछ दिन अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए उस पर निछावर कर दीजिए, किताब कॉपी से अपना दोस्ती निभाइए। ठीक है, तो यही कहना है दोस्तों आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो, थोड़ा पढ़ाई में वो ध्यान दे सके। ठीक है, और इकोनॉमिक्स दोस्तों जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आंसर्स आप कितना भी रट लो याद नहीं होने वाला है। तो इस इकोनॉमिक्स को समझ के बनाते चलना है। ठीक है, और आप लोग के लिए ही जो है डीपली बनाया हुआ है वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा अभी आपका कितना आंसर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन मुद्रा के कार्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फंक्शन ऑफ मनी। तो इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया, मैंने दोनों ही बताया था कि विनिमय का भी माध्यम होता है मुद्रा, और आपका जो है यहाँ पे दिया गया मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम का मतलब हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और मूल्य का मापक हो गया मेजर ऑफ वैल्यू। तो दोस्तों ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, बोथ ए एंड बी दिया गया, ए आपका क और ख दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगर मॉडल सेट 1 सब्जेक्टिव वाला देखे हैं तो आप लोग नीचे बताइएगा कमेंट करके कि मनी का और क्या क्या फंक्शन है। नीचे आप लोग कम से कम 5 फंक्शन नीचे कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, मुद्रा के 5 कार्य आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। 36 में बोला गया भारत में 1 रुपए का नोट जारी करता है। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि रुपए कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन दे दिया गया है दोस्तों कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके पीछे का बहुत लंबा इतिहास है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, बाकी सभी नोट जो है आरबीआई जारी करता है, केवल कितने रुपए नोट को छोड़ करके? 1 रुपए के नोट को छोड़ करके। तो 1 रुपए के नोट को अगर आरबीआई नहीं जारी करता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करता, तो कौन जारी करता है दोस्तों? तो याद रखिएगा भारत का वित्त मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया जो है ये जारी करते हैं 1 रुपए के नोट को। और 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है दोस्तों? याद रखिएगा वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का जो है सिग्नेचर होता है। तो 1 रुपए के नोट को छोड़ करके दोस्तों बाकी सभी नोट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। और जिस पर किसका सिग्नेचर होता है? 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों उस नोट पर जो है किसका सिग्नेचर होता है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का जो है हस्ताक्षर होता है, साइन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं जीके का कि भारत का वर्तमान वित्त सचिव कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो एट प्रेजेंट जो है फाइनेंस सेक्रेटरी इंडिया का कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है भारत के वर्तमान एट प्रेजेंट जो है भारत के वर्तमान जो है आरबीआई गवर्नर कौन है? ठीक है, एट प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया कौन है? आप लोग नीचे कमेंट करके दोनों का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करके रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर आप कहीं बाहर में भी जाते हैं और कहिएगा कि मैं क्लास 12 में पढ़ा हूं और मेरा सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यही वाला पूछा जाता है, क्योंकि हमसे भी पूछा गया था कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लास 12 के स्टूडेंट है तो आपका जीके स्ट्रांग होना चाहिए। तो कॉमर्स के स्टूडेंट तो खास करके जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में भी उन लोगों का काम आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जीके का भी क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों फिर से दे दिया गया है डायरेक्ट टैक्स के बारे में। ठीक है, तो बोला गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पे उत्पादन कर जो है प्रोडक्शन टैक्स, ये जो है डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है,
दूसरा है आप यहाँ पे देख रहे हैं उपहार कर, ये जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है। गिफ्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि सरकार इसे आप पर डायरेक्ट चार्ज करती है, डायरेक्ट टैक्स आपसे वसूलती है, ठीक है। तो गिफ्ट टैक्स जो होगा आपका डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, बाकी जो है ये नहीं है, ठीक है। ये इसमें से पूछा गया डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो ये वाला उपहार कर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? गुणक किसके बराबर होता है? और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा मतलब फंसा दिया गया स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक करके। तो यहाँ पे कहने का मतलब है दोस्तों, जो गुणक होता है, मल्टीप्लायर होता है, वो किसके बराबर होता है? इक्वल होता है। तो मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू, दोस्तों तो आपने पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या पढ़ा है? के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इनकम को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? इनकम को डिनोट करते हैं हम लोग वाई से, और इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। तो गुणांक में जो है, गुणांक निवेश, निवेश मतलब ये वाला इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। गुणांक निवेश में परिवर्तन से आय में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम डेल्टा वाई, ठीक है, जो है मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सही तरीका से लिखा नहीं गया है, इसलिए आप लोग इसको सुधार करके लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? 39 नंबर में, 1 रुपए के नोट के अलावा अन्य नोटों पर अन्य नोट कौन जारी करता है? तो मैंने अभी जस्ट बता दिया, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हु इशूज नोट्स अदर देन 1 रुपी नोट, ठीक है। तो 1 रुपी नोट को छोड़ के बाकी सभी नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने आंसर्स को अपने प्रैक्टिस करते जा रहे थे, और लास्ट में आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो पहला आप लोग के लिए सवाल दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है? एक व्यापारिक बैंक है। कैसा बैंक है दोस्तों? एक व्यापारिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है दोस्तों। और कमर्शियल बैंक जो है, यहाँ पे कमर्शियल बैंक का काम जो है क्या होता है? जमा स्वीकार करना जनता से। वो जानते हैं हम कमर्शियल बैंक क्या होता है? जरूरतमंदों को जो है लोन भी प्रोवाइड करती है, और ज़रूरतमंदों से जो जमा करने वाले हैं उनसे जमाएं भी स्वीकार करती है। तो जनता से जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ये भी सही है। और जनता को ऋण देने का काम भी जो है करती है, लोन प्रोवाइड करने का काम करती है, किसको? पब्लिक को। तो ये भी सही है। ये दोनों काम जो है आपका कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है, और स्टेट बैंक खुद एक कमर्शियल बैंक है, यानी बोथ ए एंड बी जो है दोनों ही करेक्ट है, यानी आपका ग नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आप सबको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, अगर आपने सभी का आंसर्स दिया है तो नीचे जरूर ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। दोस्तों इस वीडियो में अगर आप सबका जो है 200 प्लस जो अगर कॉमेंट्स आ जाता है तो तुरंत जो है कल ही जो है इसका नेक्स्ट मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर सेट 3, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दबा के, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आप लोगों को जो है, आप लोग के लिए मेहनत करता हूं, तो आप लोगों से मेरी अपेक्षा रहती है कि मेरा वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है या नहीं, ठीक है। तो पसंद आती तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।